ब्रेकिंग न्यूज है। गैंगस्टर दीपक बॉक्सर की गिरफ्तारी पर पता चला कि गैंगस्टर दीपक को देश से भगाने के पीछे गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई का हाथ था। खबर है कि ये गैंगस्टर दीपक के जरिए कुछ हत्याएं करवाने वाले थे। एक दिन पहले ही दीपक को दिल्ली पुलिस की एक टीम मेक्सिको से गिरफ्तार कर दिल्ली लाई। किसी गैंगस्टर के खिलाफ यह दिल्ली पुलिस का पहला इंटरनेशनल ऑपरेशन बताया जा रहा है। दीपक से पूछताछ में पुलिस को पता चला है कि दीपक बॉक्सर जान बचाने के बदले लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ उससे कुछ लोगों की हत्या करवाने की डील कर चुके थे। ये लोग कौन थे जिन्हें निशाना बनाए जाने की तैयारी हो चुकी थी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है और इसीलिए गैंगस्टर दीपक बॉक्सर की गिरफ्तारी को दिल्ली पुलिस एक बड़ी कामयाबी मान रही है। माना जा रहा है कि दिल्ली पुलिस के इस ऑपरेशन की वजह से हत्या की कई घटनाओं को टालने में सफलता मिली। क्योंकि अगर दीपक बॉक्सर पुलिस के हाथ नहीं लगता तो वो कई लोगों की जान लेकर लॉरेंस बिश्नोई का कर्ज चुका था। खबर यह है कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ से वो लगातार संपर्क में था। जेल में बैठा लॉरेंस बिश्नोई किसी मोबाइल ऐप के जरिए दीपक बॉक्सर से बातचीत करता था। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह कि दीपक बॉक्सर को देश से फरार करवाने में 80 लाख रुपए का खर्च आया। सूत्रों के मुताबिक 80 लाख दीपक बॉक्सर ने खर्च नहीं किए, बल्कि ये रकम भी लॉरेंस बिश्नोई ने ही खर्च की। बदले में दीपक बॉक्सर को कुछ लोगों की जान लेनी थी। दावा यह है कि एनसीआर में कई बड़ी वारदात को अंजाम दे चुका दीपक बॉक्सर इस सौदे के लिए तैयार था और इसीलिए नकली पासपोर्ट के दम पर कई देशों में घूमता हुआ वो मेक्सिको पहुंचा था। लेकिन दिल्ली पुलिस की टीम ने मेक्सिको पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को पता चला है कि दीपक बॉक्सर बहुत जल्द मेक्सिको से अमेरिका पहुंचने वाला था। लेकिन पुलिस की कोशिश अब यह जानने की है कि आखिर वो कौन लोग थे जिनकी जान लेने के लिए लॉरेंस बिश्नोई को दीपक बॉक्सर की जरूरत थी। पुलिस की कोशिश ये पता लगाने की भी है कि आखिर दीपक बॉक्सर को बचाने पर लॉरेंस बिश्नोई ने 80 लाख रुपए क्यों खर्च कर दिए। सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर वो कौन लोग हैं जिन्हें लॉरेंस बिश्नोई गैंग जल्द से जल्द रास्ते से हटाना चाहता है। अब तक ये भी साफ नहीं है कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के ऑफर पर दीपक बॉक्सर राजी क्यों हुआ। लेकिन इतना जरूर तय है कि दीपक बॉक्सर के मेक्सिको पहुंचने के पीछे का पूरा खेल लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ही रचा था। और अंदेशा जताया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर बम्बिहा गैंग के कुछ लोग भी हो सकते हैं। इसके अलावा टिल्लू गैंग और नीरज गैंग के बदमाश भी दीपक बॉक्सर के टारगेट हो सकते हैं, जिनके खात्मे के लिए लॉरेंस ने दीपक को सिर्फ मेक्सिको नहीं बल्कि अमेरिका तक पहुंचाने का प्लान बना लिया था। खबर है कि दीपक जनवरी में ही दुबई पहुंच गया था। दुबई में वो अलग अलग होटल में कुछ दिनों तक रुका और फिर कजाकिस्तान के शहर अलमाटी पहुंच गया। अलमाटी में वो कई हफ्तों तक अलग अलग होटलों में ठहरा और 2 फरवरी को तुर्की पहुंच गया। तुर्की में भी दीपक कई दिनों तक छिपा रहा, लेकिन तुर्की के बाद तो वो मध्य अमेरिका पहुंच गया। मध्य अमेरिका में वो ट्रिनिडाड एंड टोबैगो की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन पहुंच गया। इसके बाद भी वो कई शहरों में घूमता हुआ एल सल्वाडोर पहुंच गया। खबर है कि अब तक वो एक और फर्जी पासपोर्ट बनवा चुका था। एल सल्वाडोर से वो किराए की कार से ग्वाटेमाला पहुंचा। ग्वाटेमाला एल सल्वाडोर के उत्तर में है और नक्शे में मेक्सिको के ठीक नीचे है। फिर एक ट्रक में छिपकर बेहद शातिराना अंदाज में दीपक बॉक्सर मेक्सिको पहुंच गया। लेकिन उसकी हर चाल पर भारत की सुरक्षा एजेंसियों की नजर थी। यहां तक कि तुर्की की एजेंसियां भी भारत की मदद कर रही थी। जैसे ही सुरक्षा एजेंसियों को शक हुआ कि दीपक बहुत जल्द मेक्सिको से अमेरिका पहुंच सकता है, उसकी गिरफ्तारी के लिए मिशन शुरू कर दिया गया। और सूत्रों के मुताबिक दीपक बॉक्सर को शक होने से पहले ही उसके ठिकाने पर पहुंचकर पुलिस ने उसे दबोच लिया। उसे तुर्की होते हुए ही भारत लाया गया। लेकिन उससे जब पूछताछ हुई तो जांच एजेंसियां हैरान रह गईं। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही लॉरेंस बिश्नोई से भी पूछताछ होगी। लॉरेंस से दीपक की बताई कहानी की पड़ताल की जाएगी। सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि आखिर किसकी जान लेने के लिए लॉरेंस गैंग को दीपक बॉक्सर की जरूरत थी। दीपक बॉक्सर से मिली जानकारियों के आधार पर पुलिस को कई और अपराधियों तक पहुंचने में कामयाबी मिल सकती है। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। नेटो रूस पर परमाणु मिसाइलों से अटैक का प्लान बना सकता है। वो मिसाइलों को फिनलैंड में तैनात कर सकता है क्योंकि वहां से केवल 7 मिनट में क्रेमलिन बर्बाद किया जा सकता है। यह दावा काउंटर करंट्स नाम की वेबसाइट ने किया है, जिसने दावा किया कि नेटो की नजर उस जगह पर है जो रूस की सत्ता का केंद्र है, क्योंकि अब वो रूस के इतने नजदीक पहुंच चुका है जितना पहले कभी नहीं पहुंचा था। वेबसाइट ने यह तक दावा किया कि फिनलैंड के नेटो में शामिल होने के बाद उसे यूक्रेन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यूक्रेन को नेटो में शामिल करने की कवायद इसलिए की गई थी क्योंकि नेटो रूस की सीमा के पास पहुंचना चाहता था। लेकिन अब फिनलैंड नेटो का हिस्सा बन चुका है, जहां से नेटो की सेना रूस के 2 बड़े शहरों को बर्बाद कर सकती है। पहला सेंट पीटर्सबर्ग, दूसरा मॉस्को। यानी नेटो फिनलैंड के रास्ते रूस के 2 बड़े शहरों का नामो निशान मिटा सकता है और लगता है कि मॉस्को की तबाही की प्लानिंग शुरू भी हो चुकी है। कम से कम काउंटर करंट्स नाम की वेबसाइट के दावे से तो ऐसा ही लगता है।
क्योंकि फिनलैंड में नेटो की एंट्री होना कोई मामूली घटना नहीं है। रूस में पुतिन के विपक्षी भी इसे उनकी बड़ी हार मान रहे हैं, क्योंकि रूस के एक और पड़ोसी ने उसका हाथ छोड़कर उसके जानी दुश्मन का हाथ थाम लिया, जिससे रूस की साख भी घटी और सुरक्षा भी दांव पर लग गई। क्योंकि काउंटर करंट्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि नेटो उत्तरी यूरोप के देश फिनलैंड में परमाणु मिसाइलें तैनात कर सकता है और उन मिसाइलों के निशाने पर मॉस्को में रूस की सत्ता का केंद्र क्रेमलिन होगा। क्योंकि फिनलैंड की सीमा से रूस की राजधानी मॉस्को की दूरी केवल 1060 किलोमीटर है, जिसे नेटो की परमाणु मिसाइलें केवल 7 मिनट में पार कर सकती हैं। मतलब यह कि नेटो चाहे तो क्रेमलिन का खेल 7 मिनट में खत्म हो सकता है, यानी इतने कम समय में कि पुतिन को जवाबी कार्रवाई का वक्त भी न मिले, क्योंकि 7 मिनट में रूस के लिए यह पता लगाना करीब करीब नामुमकिन होगा कि नेटो ने उस पर कौन सी मिसाइलें छोड़ी। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि रूस का पड़ोसी देश फिनलैंड नेटो का हिस्सा बन चुका है, जिसकी वजह से नेटो को ऐसी बढ़त मिल चुकी है जो परमाणु युद्ध छिड़ने पर उसका पलड़ा भारी कर सकती है। क्योंकि इससे पहले नेटो के लिए रूस के इतना करीब पहुंचना सपने जैसा था, क्योंकि रूस के साथ 1300 किलोमीटर लंबा बॉर्डर शेयर करने वाला फिनलैंड कभी नेटो का हिस्सा बनना ही नहीं चाहता था। इसलिए यूक्रेन को नेटो में शामिल करने का प्लान बना, क्योंकि यूक्रेन और रूस करीब 2200 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं, जिसमें जमीनी सीमा करीब 1900 किलोमीटर और समुद्री सीमा करीब 300 किलोमीटर है। और अगर नेटो वहां अपनी परमाणु मिसाइलें तैनात करता तो वो 5 मिनट में क्रेमलिन पहुंच जाती। यही नहीं, बड़ी बात यह कि खुद यूक्रेन नेटो में शामिल होना चाहता था, जिसके लिए जेलेंस्की ने पूरा दम झोंक दिया था। लेकिन पुतिन के हमले के बाद धीरे धीरे यूक्रेन का नेटो में शामिल होने का सपना धुंधला पड़ने लगा और ये बाजी फिनलैंड के हाथ में चली गई। लेकिन यूक्रेन जंग के पहले वो ऐसा चाहता तक नहीं था, लेकिन अब वो रूस के खिलाफ नेटो का सबसे बड़ा साथी बन गया है। जहां से पलक झपकते ही रूस के सबसे बड़े शहर मॉस्को और दूसरे सबसे बड़े शहर सेंट पीटर्सबर्ग का नामो निशान तक मिटाया जा सकता है, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग की फिनलैंड की सीमा से दूरी मॉस्को से भी कम है। वो फिनलैंड की सीमा से केवल 400 किलोमीटर दूर है। और अगर नेटो की मिसाइलों का मुंह सेंट पीटर्सबर्ग की तरफ घूमा तो वो 7 मिनट नहीं बल्कि कुछ मिनटों में खत्म हो जाएगा। यानी फिनलैंड के नेटो में शामिल होने के बाद रूस की राजधानी और आर्थिक राजधानी दोनों दांव पर लग चुके हैं और अब ये खेल कुछ दिनों या घंटों में नहीं बल्कि कुछ मिनटों में सिमटता दिख रहा है। इस बीच ब्रिटेन के अखबार डेली मेल ने दावा किया कि फिनलैंड के नेटो में शामिल होने के बाद पुतिन आर्कटिक महासागर में परमाणु हथियारों की तैनाती बढ़ाएंगे। मतलब पुतिन नेटो को सबक सिखाने की तैयारी में जुट गए, क्योंकि 2 दिन पहले यानी 4 अप्रैल को फिनलैंड नेटो का 31वां सदस्य बन गया। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि फिनलैंड के नेटो में शामिल होने के बाद पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। इसकी वजह यह है कि फिनलैंड के नेटो में शामिल होने के बाद अमेरिका की सेना पुतिन के दरवाजे पर खड़ी हो गई, जबकि पुतिन ने फिनलैंड को नेटो में शामिल होने से रोकने के लिए हमला करने की कई बार धमकी दी थी। लेकिन उन धमकियों को दरकिनार कर फिनलैंड अमेरिका की अगुवाई वाले सैन्य संगठन में शामिल हो गया। इसी वजह से ब्रिटेन का अखबार डेली मेल ये दावा कर रहा है कि फिनलैंड को सबक सिखाने के लिए पुतिन आर्कटिक महासागर में अपने परमाणु हथियारों की तैनाती बढ़ाएंगे, ताकि जरूरत पड़ने पर वो फिनलैंड के साथ साथ यूरोप के दूसरे देशों और अमेरिका पर भी परमाणु मिसाइल से हमला कर सके। कुछ रोज पहले ही पुतिन ने बेलारूस में अपने परमाणु हथियारों को तैनात करने का ऐलान किया था और उनके इस ऐलान के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया था। पश्चिमी मीडिया ने यह तक दावा किया था कि पुतिन यूक्रेन को दुनिया के नक्शे से मिटाने की तैयारी कर चुके हैं और इसीलिए उन्होंने बेलारूस में अपने परमाणु हथियारों को रखने का फैसला किया है। यही नहीं, अमेरिका और यूक्रेन की परेशानी तब और बढ़ गई जब रूस ने एटम बम गिराने की ताकत रखने वाले 10 एयरक्राफ्ट बेलारूस भेज दिए। और अब पश्चिमी मीडिया का कहना है कि पुतिन ने आर्कटिक सर्कल में मौजूद रूस के कोला प्रायद्वीप में परमाणु हथियारों की तैनाती बढ़ाने का फैसला किया है, क्योंकि वहां रूस का सबसे बड़ा परमाणु जखीरा पहले से ही मौजूद है। मतलब पुतिन ने कोला प्रायद्वीप पर एक से बढ़कर एक खतरनाक परमाणु मिसाइलें तैनात कर रखी हैं, जिनके वार से अमेरिका और ब्रिटेन के शहर एक झटके में दुनिया के नक्शे से मिट सकते हैं। और अब पुतिन ने कोला प्रायद्वीप पर परमाणु हथियारों को बढ़ाने का फैसला कर अमेरिका समेत नेटो के तमाम देशों की चिंता बढ़ा दी। असल में रूस का कोला प्रायद्वीप आर्कटिक सर्कल में आता है। रूस के अलावा इस सर्कल में अमेरिका का अलास्का, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, कनाडा, डेनमार्क और आइसलैंड के हिस्से आते हैं। मतलब इस सर्कल में आने वाले तमाम देश यूक्रेन जंग में रूस के खिलाफ खड़े हैं। माना जा रहा है कि इसी वजह से पुतिन आर्कटिक सर्कल में ज्यादा से ज्यादा परमाणु हथियारों को तैनात कर अपनी ताकत बढ़ाने में जुटे हैं। उधर